ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। प्रयागराज में साधु संतों के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को माघ मेले के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कुछ साधु संत प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इनकी एसडीएम से कहासुनी हो गई। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने विवाद की शक्ल ले ली। एक साधु अपनी मांग को लेकर एसडीएम के पैर पर गिर पड़ा। अब इसे लेकर यूपी का सियासी पारा हाई है। एक रिपोर्ट देखिए। ये साधु एसडीएम के पैर में इसलिए गिर गए ताकि माघ मेले के लिए इन्हें जमीन मुहैया हो सके। जहां ये रह सकें, पूजा पाठ कर सकें। एक सनातनी के अपमान की इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर दूसरी नहीं हो सकती। एसडीएम खड़े हैं और साधु उनके पैर पर लेटा हुआ है। कड़ाके की ठंड में ये साधु संत एसडीएम के सामने जमीन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और एसडीएम साहब इन पर अपना रौब झाड़ रहे हैं। 8 बजे तक रोज सुनवाई हो रही है, एक हफ्ते से। जो सूबा महाकुंभ के भव्य आयोजन का गवाह बना, जिस सूबे में एक बार फिर हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने जा रहा है, जिस सूबे के मुखिया खुद योगी हो, वहां से साधु संतों के अपमान की ऐसी तस्वीर सामने आना बेहद दुखदाई है, तकलीफ देह है। पूरा मामला समझने से पहले ये जान लीजिए। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है और ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का छठा स्नान। माघ मेले में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद इनके सामने एक संकट खड़ा हो गया है। माघ मेले के शुरू होने में महज 5 दिन बचे हैं, लेकिन स्थिति ये है, यहाँ अभी तक तमाम साधु संतों और दूसरी संस्थाओं को जमीन तक आवंटित नहीं हुई है। जिन्हें जमीन मिल गई है वो अपने शिविर में सुविधा पाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। यही कारण है लगातार साधु संत और मेला प्राधिकरण के अफसर आमने सामने आ जा रहे हैं। शनिवार को स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब साधु संत अपनी मांगों को लेकर मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। रात करीब 11:30 बजे एसडीएम संजीव उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने संतों से हटने के लिए कहा। इसे लेकर संतों और एसडीएम के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान एक संत एसडीएम के पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा, हमें जमीन दे दीजिए, नहीं तो जेल भेज दीजिए। एसडीएम किसी तरह कार्यालय के अंदर पहुंचे। उनके जाते ही संतों ने बाहर हंगामा कर दिया, नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में संतों का दूसरा गुट 25 से 30 लोगों के साथ पहुंचा। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों को धक्का मारकर भगा दिया गया। इसके बाद मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। संतों के अपमान का ये मामला सूबे में अब सियासी होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, किसी एक की सत्ता का अहंकार अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। जो अपने लिए भूमि पर अस्थायी कब्जा करके बैठे हैं, वो धर्म के काम के लिए किसी और को अस्थायी भूमि तक का आवंटन नहीं करना चाहते हैं। इस सदियों से चली आ रही परंपरा का घोर अपमान है। व्यक्तिगत दम्भ एक दिन हारता ही है। आगे अखिलेश यादव कहते हैं, कुंभ और माघ मेले की स्वस्थ परंपरा रही है कि इस पुण्य कार्य के आयोजन के लिए अधिकारीगण पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कलयुग के वर्तमान भाजपा राज में हालात ये हो गए हैं कि साधु संतों को अधिकारियों के आगे जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी किसी व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्मार्थ कार्य हेतु। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, किसके कहने पर अधिकारी संत समाज से ऐसा दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहे हैं। सब जानते हैं कोई भी समझदार अधिकारी ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे समाज आक्रोशित हो।
ये भी सब जानते हैं कि अधिकारी किससे संचालित होते हैं और किसके डर और दबाव से ऐसा कुकृत्य करने पर मजबूर हैं। साधु संतों के अपमान का मामला सियासी होने के बाद इसे लेकर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। माघ मेला में कोई इनकी तैयारी नहीं है, ना साधु संत की सुन रहे हैं, ना अफसरों की सुन रहे हैं, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। और जमीनें तो सब इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे लिखवा रखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये सनातनी स्वरूप है या शैतानी स्वरूप है, जहां पर एक एसडीएम के पैरों पर साधु गिर करके गिड़गिड़ा करके माघ मेले में अपनी जमीन मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? सनातन धर्म के इतने विरोध में। चाहे माघ मेला हो, चाहे दिव्य भव्य कुंभ हो, सरकार ने बेहतर से बेहतर व्यवस्था किया है और इस बार भी बेहतरीन व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर संतों की तरफ से सुविधाओं को लेकर कोई बात सामने आई है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। इधर मामले ने तूल पकड़ा। साधु संतों के अपमान की तस्वीरें वायरल हुई तो अधिकारी हरकत में आए। अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद साधु संतों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद दावा कर रहे हैं जमीन आवंटन का काम पूरा हो चुका है। सुविधाओं के लिए संबंधित सेक्टर कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। कुल 4900 संस्थाओं को जमीन दी गई है। भूमि आवंटन का काम माघ मेले को लेकर पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन आज यहाँ पर जो नई संस्थाएं हैं उनके लिए यहाँ पर भूमि आवंटन का कार्य किया जा रहा है। हालांकि सबसे पहले प्राथमिकता उन संस्थाओं को दी जा रही है जो पहले भी माघ मेले और महाकुंभ में अपनी संस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से सेवाएं दे चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दराज से साधु संत पहुँचे हैं और जितनी भी नई संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है, शासन प्रशासन इतनी देर से क्यों जागा? सिस्टम अब तक कहां सो रहा था? साधु संतों को प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? उन्हें एसडीएम के पैर पर क्यों गिरना पड़ा? यूपी के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होना 2 मुस्लिम युवकों को महंगा पड़ गया। बर्थडे की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता उस कैफे में पहुंच गए जहां पर छात्रा की बर्थडे पार्टी चल रही थी और हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान धर्म के इन कथित ठेकेदारों ने छात्रों के साथ मारपीट और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की। कैफे मालिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या एक हिंदू लड़की का मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकता? क्या एक हिंदू लड़की के जन्मदिन में उसके मुस्लिम दोस्त शामिल नहीं हो सकते? अगर इसका जवाब है हिंदू लड़की का मुस्लिम दोस्त हो सकता है, हिंदू लड़की के जन्मदिन में उसके मुस्लिम दोस्त शामिल हो सकते हैं, तो धर्म के इन तथाकथित ठेकेदारों को यह हंगामा करने का हक किसने दिया? इन्हें कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? इन्हें इस तरह मारपीट करने का हक किसने दिया? इन्हें यह हक किसने दिया कि ये तय करेंगे कि कौन किसके साथ बैठेगा, खाएगा, घूमेगा, बात करेगा और जन्मदिन मनाएगा? धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले हुड़दंगियों ने बरेली में एक कैफे में उत्पात इसलिए मचाया, मारपीट इसलिए की क्योंकि एक हिंदू छात्रा अपने दोस्तों के साथ, जिसमें से 2 मुसलमान थे, जन्मदिन मना रही थी। ये पूरा मामला 27 दिसंबर का है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नर्सिंग की एक छात्रा ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। इसके लिए छात्रा ने प्रेम नगर थाना स्थित कैफे द डेन को चुना। छात्रा के साथ उसी के कॉलेज के 10 दोस्त मौजूद थे। इसमें 6 छात्राएं और 4 छात्र थे। इन 4 छात्रों में 2 छात्र मुसलमान थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहीं से इस पार्टी की जानकारी मिल गई और ये दल बल के साथ कैफे पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इन्होंने मुस्लिम छात्रों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया।
फिर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान इन्होंने छात्रों के साथ मारपीट भी की। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में भी हंगामा करते रहे और छात्रों के परिवार को कैफे बुलाने की मांग करने लगे। मैं इस समय बरेली के डैन कैफे में खड़ा हूँ। ये डैन कैफे वही जगह है जहाँ हिंदू सैनिकों ने जो इस तरीके से बवाल किया था। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो यहाँ का नजारा दिखाएं, किस तरीके का यह नजारा है। सुबह से और अभी तक यहाँ पर ग्राहक नहीं पहुंचे हैं, जिससे जो कैफे के मालिक हैं बहुत परेशान हैं। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस ने इस मामले में कैफे मालिक की शिकायत पर ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कैफे मालिक शैलेंद्र गंगवार ने अपनी शिकायत में कहा है, ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक अपने 20 से 25 साथियों के साथ उनके कैफे में आए और जन्मदिन मना रहे लोगों के साथ मारपीट की। रेस्टोरेंट का भी काफी नुकसान किया। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि अब बर्थडे पार्टी के लिए अब परमिशन लेनी होगी। वहीं बीजेपी का कहना है पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब स्थिति क्या ये हो गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के, बजरंग दल से पूछ के या विश्व हिंदू दल से पूछ के कोई पार्टी करेगा, कोई साथ में बैठेगा? भारत में जो ये स्थिति है ये ना केवल भारतीयों को शर्मसार कर रही है बल्कि विदेशों में भी और यूनाइटेड नेशन में भी ऐसी बातें उठ चुकी हैं। मुकदमा आप कुछ भी लिखवाते रहिए, शांति भंग होगा, कहो तो अच्छा है इन्होंने धर्मांतरण का नहीं लिखवा दिया, कहो तो इन्होंने कुछ और नहीं करवा दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जो सामाजिक संगठन है उनका अपना काम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और पुलिस जो है वो कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से काम करती है। पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने उस पूरे मामले को देखा, आगे जांच पड़ताल करेगी और जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेगी। सियासत से इतर सच्चाई यही है, धर्म के कुछ कथित ठेकेदार धर्म के नाम पर लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। भीड़ के दम पर ये सामने वाले पर अपनी बात मनवाने का दबाव डालते हैं। वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां का एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। बीते 25 दिसंबर को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर कुछ पर्यटक अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है घाट पर मौजूद लोग पर्यटकों पर गुस्सा हो रहे हैं, उन्हें यहां से हटने के लिए कह रहे हैं, जिस पर पर्यटक हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता नजर आता है, लेकिन कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। इस वीडियो को देखिए और सोचिए, जिस देश में अतिथि देवो भव का भाव हो, वहां अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इस मामले में किसी ने शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और इसकी जांच भी कराई जा रही है। जो हमारे लोकल पुलिस टीम है वो मौके पे जाके पूछताछ भी कर रही है। ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है 25 दिसंबर का। कोई भी पक्ष इसकी रिपोर्ट या शिकायत थाना स्थानीय पर प्राप्त नहीं हुई है। वीडियो की जांच कराने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है, बरेली हो या वाराणसी, धर्म के नाम पर यह हंगामा कितना जायज है? नफरत की आग आखिर कब बुझेगी? और अब बात करते हैं उन्नाव रेपकांड की। उन्नाव रेपकांड में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कभी बीजेपी में रहे विधायक और उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से पहले उन्नाव की पीड़िता अपने लिए इंसाफ मांग रही है। इंसाफ की मांग को लेकर उन्नाव की पीड़िता ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उसके साथ कई महिलाएं भी शामिल रहीं। लड़ाई लड़ूंगी, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं भी देश की बेटी हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ। पार्टी कोई हो, कोई भी आके चली जाए, पर बेटियों पे राजनीति वो करते हैं, राजनेता हम नहीं करते। हम तो आज भी खड़े हैं। Shame on you, shame on you। ये क्या बात होती है? पीड़िता की मां है।
नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां देश की एक बेटी इंसाफ की मांग कर रही है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को रेप केस में हाईकोर्ट से जमानत के फैसले के खिलाफ इस प्रदर्शन में पीड़िता और मां को समाज सेवी योगिता भयाना और कई छात्राओं का साथ मिला है। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। मेरे पति ऊपर चले गए, इनका पति जिंदा है, जेल में हो चाहे जैसा हो, इनका सुहाग तो बना है। मेरे बच्चे अनाथ कर दिए, अपने बच्चों खातिर गुहार लगा रहे हैं। हमारे बच्चों को हिसाब चाहिए, हमको हिसाब चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फैसला तुरंत वापस लिया जाए। मोदी जी कहाँ हैं, योगी जी कहाँ हैं, और इस जगह कुलदीप सेंगर की जगह अगर कोई मुस्लिम होता तो शायद आज उसको एनकाउंटर कर दिया होता या उसके घर बुलडोजर चला दिया गया होता। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुलदीप सेंगर और जमानत के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। तभी सेंगर के समर्थक भी पहुंच गए और हंगामा और बढ़ गया। बरखा जी नजर आएंगी, जो कि पुरुषों का एक तरीके से हितैषी ये जो पूरा ग्रुप है बताया जा रहा है। पुरुष कमीशन जो है ये बताई जा रही है, जो अब जंतर मंतर पहुंची है। और योगिता आपको नजर आई, हमारे इंटरव्यू के बीच में ही योगिता पहुंची और उन्होंने शेम ऑन यू के नारे बरखा के लिए लगाए। दरअसल एक महिला जो खुद को पुरुष आयोग नाम के संगठन का अध्यक्ष बता रही थी, उसकी बहस समाज सेवी योगिता भयाना से हो गई। योगिता रेप के दोषी कुलदीप सेंगर का समर्थन करने के लिए उस महिला पर सवाल उठा रही थी। ये गलत बात है, आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइज आप कर रही हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग है, महिला आयोग अगर है तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम हैं, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। बहसबाजी के बीच पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि मुझे न्याय देगा, और मैं अपने साथ में हर बहन बेटियों की आवाज़ उठा रही हूँ ताकि हर बहन बेटियों को हमारे से न्याय मिले। जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान अचानक रेप पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। योगिता भयाना ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर लिखा कि धरने पर बैठी उन्नाव रेप पीड़िता की अचानक तबीयत खराब हो गई है। लगातार मानसिक दबाव और न्याय में देरी अब इसके स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। 2017 के उन्नाव रेप केस में बीएसपी, एसपी और बीजेपी से विधायक रह चुके कुलदीप सेंगर को 2019 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर 23 दिसंबर को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ सेंगर की सजा निलंबित कर दी। हालांकि पुलिस हिरासत में पीड़ित के पिता की मौत के मामले में भी सेंगर 10 साल जेल की सजा काट रहा है। ऐसे में रेप केस में राहत मिलने के बावजूद वो तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सोमवार यानी कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगी। हम काम करते हैं आपके लिए, सत्ता के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, धन बल के लिए नहीं, हम आपके लिए काम करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। 35 साल तक पर्दे के पीछे से सियासत की दिशा तय करने वाली प्रियंका गांधी अब उसी राजनीति की पहली लाइन में उतर चुकी है। आज की कहानी सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं, एक पीढ़ी के इंतजार का जवाब है।
1999 में 28 साल की उम्र में मां के लिए वोट मांगने से शुरू हुई यात्रा 2024 में संसद की सीढ़ियों चढ़ते हुए एक नए मोड़ पर पहुंची है। और इसी मोड़ पर देश पूछ रहा है, क्या प्रियंका गांधी वही ताकत बन रही है जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी 3 लोकसभा चुनावों से कर रही थी। वायनाड से मिली जीत, संसद पे गूंजता वंदे मातरम, इंदिरा स्टाइल का करिश्मा और भाषणों में दिखाई देने वाली आक्रामक तैयारी, क्या यही संकेत हैं कि कांग्रेस की राजनीति अब एक नए चेहरे और नई ऊर्जा की तलाश में है? लेकिन सवाल सिर्फ तालियों का नहीं, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उस बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार है? क्या प्रियंका गांधी को नेतृत्व की सीट मिलेगी या वही पुराना ढांचा उन्हें पीछे खींच लेगा? ये कहानी एक सांसद की तरह नहीं, कांग्रेस की अगली दिशा, अगला चेहरा और शायद अगली कमान की कहानी है। आज हम खोलेंगे उस राजनीतिक धड़कन को जिसका नाम है प्रियंका गांधी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। 35 साल से सियासत का समीकरण बनाने वाली प्रियंका गांधी अब खुद उसी रास्ते पर बढ़ते हुए अपने नाम का डंका बजाने के लिए निकल चुकी हैं। वैसे तो देश ने पहली बार प्रियंका गांधी को साल 1999 में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगते देखा था। तब उनकी उम्र महज 28 साल थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। बीते 24-25 सालों में सियासत के पथरीले रास्तों पर चलते हुए साल 2024 में प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद की सीढ़ियों पर कदम रखा। साल 2024 के लोकसभा उपचुनाव में केरल की वायनाड सीट से जीत हासिल करके प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जिस गोल्डन कलर के बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर प्रियंका ने संसद की सदस्यता की शपथ ली थी, उस लुक की तुलना इंदिरा गांधी के लुक से की गई थी। भारत की सियासत में प्रियंका गांधी की चर्चा इसलिए होने लगी है क्योंकि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ की आवाज इन दिनों कांग्रेस के अंदर और बाहर से उठने लगी है। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। बनाइए पर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री देखिए। मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस का नेतृत्व सदमे में है, क्योंकि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यहाँ खूब पसीना बहाया था, लेकिन राहुल ने जितने दिन बिताए उतनी सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाई और यहीं से बदलाव की चर्चा शुरू हुई। राहुल और प्रियंका गांधी की तुलना होने लगी। सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। देशवासी जब अपने वंदे मातरम पर लोकसभा में दिया गया प्रियंका गांधी का भाषण उनके सियासी करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। पहली बार भाई बहन के भाषणों की सार्वजनिक तौर पर तुलना की जा रही है। राजनीति के एक्सपर्ट और सियासी समझ रखने वाले दोनों की क्षमता को अपने हिसाब से तौल रहे हैं। तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है, आपके अधिवेशनों में गाया जाता है।
राहुल गांधी 20 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हैं, 5वीं बार के सांसद हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने 2017 में, 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2024 में वो LOP बने। तो राजनीतिक सीनियरिटी के हिसाब से वो अपनी बहन से काफ़ी आगे हैं। लेकिन जब मैं रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ राहुल गांधी का एक अध्यक्ष के तौर पे, एक नेता के तौर पे, तो उसमें बहुत सारी विफलताएँ हैं। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें वो 33% मार्क्स से पास नहीं होते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बड़ी सहज हिंदी बोलती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं और भावनात्मक भाषण भी देती हैं, और उनका जो जुड़ाव है पार्टी के नेताओं के साथ में, जिसमें युवा भी हैं और जिसमें बुजुर्ग भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, उनसे ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रियंका गांधी एक बेहतर विकल्प पार्टी के लिए हो सकती हैं। प्रियंका गांधी भले ही संसद साल 2024 में पहुंची, लेकिन उनकी तुलना सालों पहले से दादी इंदिरा गांधी से होती रही है। कांग्रेस के समर्थक प्रियंका के लुक में दादी इंदिरा का अक्स देखते हैं। वही अंदाज, वही तेवर, चेहरे से लेकर चाल तक सब कुछ प्रियंका का दादी इंदिरा से मिलता है। हेयर स्टाइल से लेकर साड़ी पहनने तक का अंदाज। प्रियंका गांधी खुद कह चुकी हैं कि दादी का अंश है तो कुछ तो होगा ही। मेरी दादी थी तो कुछ तो होगा उनका मुझमें, खून तो उनका है। हम लोग इकट्ठे रहते थे दादी के पास। दादी इंदिरा गांधी पोती प्रियंका को बहुत मानती थी। साल 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन को याद करके प्रियंका आज भी सिहर उठती हैं। खुद प्रियंका से सुनिए उस दिन उन्होंने क्या महसूस किया था। मैं 12 साल की थी उस दिन। सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी। झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए। गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे। पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारी, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं थी। इंदिरा गांधी की पोती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी न सिर्फ अपने राजनीतिक तेवर के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनका इंदिरा स्टाइल वाला हैंडलूम साड़ी प्रेम भी चर्चा में रहता है। संसद में उनके एलिगेंट हैंडलूम साड़ी लुक्स सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। साल 2024 के लोकसभा उपचुनाव में जब प्रियंका नामांकन के लिए वायनाड पहुंची थी, तब भी उनकी साड़ी की खूब चर्चा हुई थी। वैसे तो प्रियंका पहले से ही वायनाड आती जाती रही हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने खुद को यहां के आईने में उतार लिया। दुख सुख का साथी बन गई। वायनाड को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए हर वो कोशिश कर रही हैं जो एक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। आज
आज इस देश का प्रधानमंत्री। प्रियंका न सिर्फ अपने अंदाज की वजह से चर्चा में रहती हैं, बल्कि अपने सरकार के खिलाफ चलाए गए शब्द भेदी बाण भी उनके खूब वायरल होते हैं। मोदी जी सुन लीजिए, जनता देख रही है, जनता पहचान रही है। जो नौजवान हर जगह रोजगार ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। प्रियंका न सिर्फ जनता के बीच अपने तीखे बयानों से सरकार को घेरती हैं, बल्कि संसद में भी उनके तेवर उसी तरह से नुकीले और चुटीले होते हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए सिर्फ तीखे तेवर, शब्दभेदी बाण या फिर इंदिरा का अक्स दिखना काफी है? आप कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी की व्यक्तित्व और उनके बयानों में नेतृत्वकर्ता और एक पार्टी को संभालने की परिपक्वता दोनों नजर आती है। उनकी बातचीत में आत्मविश्वास भी दिखता है और लंबी राजनीतिक पारी खेलने का भरोसा भी। तो फिर सवाल ये कि कांग्रेस प्रियंका का डंका क्यों नहीं बजने दे रही? क्यों कांग्रेस प्रियंका के नाम और चेहरे को आगे नहीं कर रही? क्या कांग्रेस को डर है कि प्रियंका भी फेल हो गई तो पार्टी का क्या होगा? या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, न ही इन सवालों को हम जन्म दे रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों से पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की चर्चा गर्म है। सवालों की कानाफूसी हो रही है। कांग्रेस की राजनीति को करीब से समझने वाले भी कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी वजह से प्रियंका खुले हाथों से खेल नहीं रही। जिस दिन इनको ये लगेगा कि नहीं, अब हमें लीडरशिप में परिवर्तन चाहिए और अब हमें एक नए लीडर की आवश्यकता है, उस दिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगी। और शायद इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से, खास तौर पर पिछले 2 सालों से, वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा हुआ है और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने भविष्य के लिए अपने आप को बचा के रखा है। कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा? शुद्ध रूप से इसका फैसला पार्टी का हाईकमान और नेतृत्व करेगा। प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या मिलनी चाहिए, ये सोनिया गांधी को तय करना है। वैसे महिला नेतृत्व को लेकर कांग्रेस का अतीत क्या कहता है, ये जरूर हम बता सकते हैं। इंदिरा गांधी को 1969 में पूरी कमान तब मिली थी जब पार्टी टूटने की कगार पर थी। सोनिया गांधी को भी 1998 में तब आगे लाया गया जब कांग्रेस का हाथ एकदम कमजोर हो चुका था। अब लगातार 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी पर दांव लगाएगी? ये साल 2026 का सबसे बड़ा सियासी सवाल रहने वाला है। प्रियंका गांधी की स्थिति करीब 28 साल पहले सोनिया गांधी जैसी बताई जा रही है। तब कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर जा पहुंची थी। तीसरे मोर्चे की वजह से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई थी। तब पार्टी की कमान सीताराम केसरी से लेकर सोनिया गांधी ने खुद संभाली और पार्टी को 5 साल में ही सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया। तब सोनिया ने पीएम पद का त्याग किया, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ सरकार की बागडोर अपने हाथ में रखी। इस वक्त कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टी लगातार 3 लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। साल 2014 और 19 में सबसे बुरे दौर को देख चुकी है। 2024 में जरूर कांग्रेस ने खुद को उभारा, लेकिन चुनाव दर चुनाव जिस तरह से पार्टी हार रही है वो सोचने पर मजबूर करती है। प्रियंका अगर पार्टी की पतवार थामती हैं तो कांग्रेस की नाव को कहां लेकर जाएंगी, ये भविष्य का सवाल है। वैसे अभी कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। 2 साल के भीतर दर्जन भर राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता पाने की उम्मीद लगाए बैठी है। पश्चिम बंगाल,
असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में अभी आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। उसके बाद साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों में भी चुनाव होंगे। असम, केरल और तमिलनाडु जैसे चुनावी प्रदेश से कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी को काफी उम्मीद होगी। लेकिन सवाल तो ये है, क्या कांग्रेस प्रियंका को कमान देकर बीजेपी को चुनौती देने का रिस्क ले पाएगी? वैसे तो पॉलिटिक्स और प्रियंका का रिश्ता खानदानी है, लेकिन अब तक के ज्यादातर प्रयोग में प्रियंका सफल नहीं हो पाई हैं। सोनिया गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, तब प्रियंका गांधी ही उनके चुनाव का मैनेजमेंट देखती, प्रचार की जिम्मेदारी संभाला करती थी। उससे पहले भी जब सोनिया गांधी ने बेल्लारी में साल 1999 का चुनाव लड़ा, तब भी प्रियंका ने उनका प्रचार किया था। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका के प्रबंधन में सोनिया गांधी उत्तर से लेकर दक्षिण तक का हर चुनाव जीतती रही हैं। प्रियंका छोटी छोटी सभाओं के जरिए पब्लिक कनेक्ट करती, लोगों से संवाद करती, ये उनकी सबसे बड़ी सियासी यूएसपी है। इसी यूएसपी के दम पर वो कांग्रेस की पुकार बन रही हैं, समर्थकों की हुंकार बन रही हैं। साल 2019 में महासचिव बनाकर प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री करवाई गई। समर्थकों की उम्मीदों को पंख लगे, लेकिन यूपी जैसे बड़े प्रदेश का प्रभारी बनाकर जिम्मा दिया गया तो सफलता हाथ नहीं लगी। उस वक्त प्रियंका गांधी को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की गई और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। वैसे भी कांग्रेस के लिए यूपी में जीत बंजर जमीन में हरे भरे खेत देखने के सपने की तरह है, लेकिन 2019 में अमेठी हार जाना बहुत बड़ा झटका और सदमा रहा। लेकिन परिवार और पार्टी ने प्रियंका पर भरोसा बनाए रखा। साल 2022 में जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का ब्रांड बनकर खूब सुर्खियां बटोरी, प्रचार में खूब पसीना बहाया। बावजूद इसके कांग्रेस 2 सीट ही जीत पाई। लेकिन ये सिर्फ सियासी सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि प्रियंका गांधी पार्टी और राहुल गांधी की संकट मोचक हैं। जब जब राहुल की सियासत के सामने संकट आया, बहन प्रियंका चट्टान बनकर खड़ी रही। एक रणनीतिकार के तौर पर प्रियंका ने 2024 के चुनाव में भाई राहुल का साथ दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके वापसी की नई इबारत लिखी। भाई बहन की सियासी बॉन्डिंग कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी है और आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। हर छोटे बड़े राजनीतिक दल में 2-3 पावर सेंटर होते हैं। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग पावर सेंटर होंगे और ये पावर सेंटर जब मिलकर जोर लगाएंगे तभी कांग्रेस या प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगे। फिलहाल प्रियंका का संसदीय डेब्यू बहुत शानदार माना जा रहा है। कांग्रेसी उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। फैसला सोनिया गांधी को लेना है कि प्रियंका का भविष्य कांग्रेस और सियासत में क्या रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।